नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल में आज का वीडियो जो अपने कल टॉपिक शुरू कर रखा था तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होगा। जैसे अपने कल सूर्य तप देखा था कि सूर्य का तापमान जो पृथ्वी पर पहुंचता है कहाँ कितना पहुंचता है, ज़्यादा कहाँ होता है कम कहाँ होता है। तो ये भी अपन ने देखा था कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो आज अपन देखते हैं ऊष्मा बजट, इसी का टॉपिक है। आज अपन देखेंगे ऊष्मा बजट, सूर्य तप में ऊष्मा बजट। अर्थात बजट का तात्पर्य आप जानते ही हो, बजट से संबंध होता है कि आय व्यय का लेखा जोखा। यदि अपन बजट की बात करें तो अपन देखते हैं वित्तीय वर्ष में जो आय व्यय होता है उसका लेखा जोखा, ठीक है ना। आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। उसी प्रकार से अपने को सूर्य से जो सौर विकिरण प्राप्त होती है उस सौर विकिरण को यदि अपन 100 मान ले तो उसमें से कितनी कहाँ खर्च होती है उसके अनुसार अपन इसमें देखेंगे। जैसे कि ये सूर्य है, इससे अपने को रेडिएशन प्राप्त हो रही है। जो ये रेडिएशन प्राप्त हो रही है इसको अपन मानते हैं ये 100 इकाई है। कितनी इकाई प्राप्त होती है? 100 इकाई। यदि इसको अपन 100 इकाई मान लें, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें कितनी है, इसको यदि अपन 100 इकाई मान लें, ठीक है, पृथ्वी पर ये आ रही है। तो इस 100 इकाई में से कहाँ कितनी खर्च होती है। साथियों यदि अपन देखें, ये बादल है और यहां पर अपन देखें तो ऊपर का जो वायुमंडल है उसमें 6 इकाई खर्च हो जाती है। यानी इस बादलों से ऊपर का जो वायुमंडल है उसमें 6 इकाई खर्च हो जाती है। बादल क्या करते हैं, 27 इकाई को बादल पुनः परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। और इसमें 27, 6 और जो 2 इकाई है हिमशिखर जो है वो 2 इकाई को वापस परावर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से 27 तो 29, अच्छा 35। तो धरातल पर पहुंचने से पहले यानी धरातल पर पहुंचने से पहले कितनी इकाइयां वायुमंडल में खर्च हो जाती है, तो 6 + 27 + 2 कितनी हो गई? 35 इकाई। 35 इकाई तो वायुमंडल का जो तापमान है वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही खर्च हो जाता है, ठीक है। देखिए 6 इकाई तो ऊपरी वायुमंडल में खर्च हो गई सूर्य और बादलों के बीच में। उसके बाद में 27 इकाई को बादलों ने परावर्तित कर दिया और 2 इकाई जो है वो हिमशिखर जो पाए जाते हैं, ऊंचे ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनसे परावर्तित हो गई। अब यहां से कितनी बची है नीचे पहुंचने के लिए? 3500 में से 65 इकाई आगे बढ़ती है। तो यहां से यहां तक का यानी हमारा जो धरातल है, हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पहुंचने से पहले 14 इकाई 65 में से यहां खर्च हो जाती है। तो 35 और निचला जो बादलों से निचला जो वायुमंडल है इसमें कितनी इकाई खर्च होती है? 14 इकाई। तो कितनी बची? 35 + 14 बराबर कितनी हो गई? 49। 49 इकाई तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में खर्च हो जाती है। कितनी बची है? धरातल पर कितनी पहुंचती है? 51 इकाई। अर्थात पृथ्वी पर जो तापमान पहुंचता है यदि उसको 100% मान ले अपन तो 51% ही धरातल पर पहुंच पाता है। कितना %? 51%। समझ रहे इस डायग्राम को? क्या कहना चाहता हूं मैं कि 100 इकाई सूर्य से अपने को प्राप्त हो रही है। उस 100 इकाई में से बादल जो है, हिमशिखर जो है और ऊपरी जो वायुमंडल है, 6 इकाई ऊपरी वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 27 इकाई बादल परावर्तित कर देते हैं, 2 इकाई है हिमशिखर परावर्तित कर देते हैं। कुल ये 35 इकाई तो बादलों से ऊपर वायुमंडल में खर्च हो जाती है, सौरमंडल से ऊपर भाग में। उसके बाद में तापमान का जो भाग नीचे पहुंचता है वो होता है 65 इकाई। भाई 35 तो ऊपर खर्च हो गई तो शेष कितनी बची? यहाँ आगे चलता है तो 65 इकाई आगे चलती है।
उस 65 इकाई में से जो ये वायुमंडल है, बादलों और धरातल के बीच का वायुमंडल, इसमें 14 इकाई खर्च हो जाती है। तो फिर शेष कितनी बची? इसमें से 14 गई तो 51 इकाई धरातल के पास में पहुंचती है। अब हमारे पृथ्वी के पास में कितनी इकाई पहुंची है? 51 इकाई। 51 इकाइयों से हमारा धरातल है वो गर्म होता है, ठीक है। अब उसमें वो गर्म होकर के क्या करता है? पार्थिव के विकिरण के रूप में वापिस छोड़ता है। तो साथियों इसमें यदि अपन देखें तो 23 इकाई छह इकाई तो पृथ्वी वापिस वायुमंडल की ओर छोड़ती है और 17 इकाई डायरेक्ट अंतरिक्ष की ओर। 17 इकाइयों को तो डायरेक्ट अंतरिक्ष की ओर छोड़ देती है। 51 में से ये -23 हो जाती है। 6 इकाई तो वायुमंडल यह खर्च कर देता है और 17 इकाई डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती है। तो कुल कितनी होगी? 17 और 6 23 इकाई, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर कितनी हो गई थी? 23। यहाँ से 51 में से 23 तो किस रूप में आती है? 6 इकाई डायरेक्ट वायुमंडल ही खर्च कर लेता है वापिस पार्थिव विकिरण का। ये पार्थिव विकिरण है, अब पृथ्वी से गर्म होकर के अपना विकिरण छोड़ रही है, ठीक है। तो यहां से इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण को। कल मैंने बताया था जो सौर विकिरण प्राप्त होती है इसको लघु तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पार्थिव विकिरण है इसको दीर्घ तरंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ तरंग बोलते हैं। आया समझ में? अब 23 इकाई तो यहां खर्च हो जाती है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो 9 इकाई है -9। 9 इकाई जो है मुख्य रूप से अपना है संवहन है और इसमें लिखा प्रक्षोभ है संवहन, ठीक है। संवहन कल मैंने बताया 3 तरह से वायुमंडल में तापमान का चालन होता है। एक तो तापमान एक परत से दूसरी परत में जाता है, एक समकोण पर ऊपर बढ़ता है और एक आगे बढ़ता है। तो तापमान एक परत से दूसरी परत में जाता है तो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। यदि तापमान अपने समकोण पर आगे बढ़ता है तो संवहन कहलाता है। तो संवहन में कितनी इकाई खर्च हो जाती है? 9 इकाई खर्च हो जाती है, ठीक है। और फिर यदि अपन देखें तो -19 इकाई, ठीक है। 19 इकाई जो है वो संघनन में खर्च हो जाती है, ठीक है। 19 इकाई किस में खर्च हो जाती है? संघनन यानी बादलों के बनने में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कितनी हो गई? 23, 9 और 19। टोटल कितनी होगी? 9 9 18, 18 3 21, 1 और सॉरी 2 और 1 2 3 3 2 5 51 इकाई हो गई। तो पृथ्वी कितनी इकाइयों ग्रहण करती है? 51 ग्रहण करती है। अंतरिक्ष में कितनी छोड़ दी वापिस? 51 इकाई वापिस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। इस प्रकार क्या करती है पृथ्वी? पृथ्वी जो है सूर्य तप को न तो अपने पास रखती है, अर्थात न तो उसको अपने पास में खर्च करती है और न उसका संग्रहण करती है। अर्थात जितना लेती है सूर्य तप को, जितना लेती है उतना पुनः छोड़ देती है। किस रूप में? पार्थिव विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में पुनः छोड़ देती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो बैलेंस है, अब इसमें जितनी तापमान की इकाइयां अपने को प्राप्त हुई थी उतनी अपन ने वापस खर्च कर दी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि अपन देखें इसमें तो 48 इकाई जो वायुमंडल में सीधी विकिरणित हो जाती है। यदि अपन देखें वायुमंडल में सीधी कितनी गई है? 48 इकाई। सीधी वायुमंडल में भेज दी जाती है, ठीक है ना। 48 इकाई जो है वो सीधी वायुमंडल की ओर विकिरित हो जाती है। और यहाँ जो है अपने पास में कितनी पहुंची है? 51 इकाइयाँ प्राप्त हुई है। तो वो 51 इकाई जो है वो 34 और
17 के रूप में। तो टोटल इकाइयाँ कितनी थी? 100 इकाइयाँ। तो बैलेंस हुआ 51 यहाँ आई थी, 35 यहाँ खर्च हो गई, 51 के इकाइयाँ यहाँ पहुँची, पार्थिव विकिरण इन्होंने के रूप में इसने वापस छोड़ी, 6 इसके वायुमंडल में, 17 सीधे अंतरिक्ष में, और प्लस 9 इकाई जो है संवहन धाराओं के रूप में, और 19 इकाई जो है संघनन के रूप में खर्च हो जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी जितनी इकाई लेती है उतनी पुनः खर्च कर देती है। अब यहाँ एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, पूछा गया था कि पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। तो ये जो 35 इकाई है, ये जो 35 इकाई है, अर्थात बादलों से ऊपर ऊपर के जो 35 इकाई खर्च होती है, पृथ्वी का एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो कितनी इकाई है? 35 इकाई है। 35% भी कहें तो भी चलेगा और 35 इकाई कहें तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि पृथ्वी का एल्बिडो है कितना? 35 इकाई, 51 इकाई और 14 इकाई, या अन्य ऑप्शन 27 इकाई। तो इसमें कितना हो जाएगा? 35 इकाई ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यह पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा का बजट है एक प्रकार से, कि सूर्य जितनी ऊर्जा देता है उतनी पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। एक प्रश्न यहाँ और पूछते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, ये जो वातावरण है वो गर्म होता है किससे? प्रश्न आता है बार बार। तो हमारा जो पर्यावरण है अर्थात धरातल के पास का वातावरण, ये जो वातावरण है पृथ्वी और जो क्षोभ मंडल है उसमें का जो नीचे का वातावरण है वो किससे गर्म होता है? तो वायुमंडल का निचला भाग, वायुमंडल का जो निचला भाग है वो पार्थिव विकिरण से किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ठीक है ना? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। वायुमंडल का जो निचला भाग है, यानी वायुमंडल में जो गर्मी आती है वो किससे गर्मी आती है? पार्थिव विकिरण से आती है। समझ गए? पार्थिव विकिरण से ये ऊर्जा जब पुनः छोड़ती है पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में, इससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। नहीं तो आपने पढ़ा होगा कि अपन यदि क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में यदि अपन बात करें तो क्षोभ मंडल में तापमान का ह्रास होता है। किस किस रूप में होता है मैंने आपको उधर पहले भी बताई होगी, और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि जैसे जैसे ये अपन धरातल से ऊपर जाते हैं, ये मान लेते हैं क्षोभ मंडल है, औसत 13 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। तो इसमें अपन जो जो क्षोभ मंडल के अंदर धरातल से जो जो ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें तापमान ह्रास होता है। तापमान ह्रास या तापमान की कमी होती है। दर मैंने कल भी बताई थी, वो है प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये दर पाई जाती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। आपको ये भी पता है कि क्षोभ मंडल में ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है और ओले भी बनते हैं। ओलावृष्टि इसी कारण से होती है। तो होता क्या है? ओलावृष्टि यानी जलवाष्प का जमने का मतलब क्या है? क्योंकि क्षोभ मंडल में तापमान माइनस में हो जाता है। अर्थात यदि अपन ये 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, इतना गिरता है कि 0 से भी कम चला जाता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान है वो माइनस में चला जाता है। इसका मतलब क्षोभ मंडल में तापमान जो है वो सूर्य तक नहीं पहुंचता। अच्छा, अर्थात क्षोभ मंडल के नीचे का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है धरातल के पास में तापमान अक्सर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, औसत तापमान जो है धरातल के आसपास में वो लगभग 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तो रहता ही रहता है। तो ये किससे से गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। अब पृथ्वी में तापमान का संतुलन इसी प्रकार से बना रहता है। किस रूप में? कि पृथ्वी जितना लेती है उतना वापस लौटा देती है। तो ये कहलाता है हमारा ऊष्मा बजट। क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट। अगला बिंदु देखते हैं। ऊष्मा बजट था अगला। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी जितनी इकाइयां आपने ली थी उतनी वापिस ही हमने वायुमंडल को लौटा दी है।
ठीक है, जितनी इकाइयाँ ली थी उतनी वापस लौट आई है। तो अपने पास में बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। 17 इकाई सीधी अंतरिक्ष में भेज दी, 6 इकाई है अपन ने निचले वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के रूप में, 9 इकाई संवहन के रूप में, और 17 इकाई जो है वो अपने अंतरिक्ष में प्रेषित कर दी थी सीधे रूप में। अब देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो विकिरण अपन छोड़ते हैं तो हमारी पृथ्वी पर तापमान सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है और कहाँ सबसे कम प्राप्त होता है। यदि अपन ये भाग 0 डिग्री भूमध्य रेखीय मान लें, इसको खड़ा यदि मानचित्र लें तो ये भूमध्य रेखा मान लें, ठीक है। इसको यदि अपन भूमध्य रेखा मान लें तो यहां से यदि अपन एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये जो भाग है ये लगभग यहाँ से ये 50 डिग्री अक्षांश, यहाँ 90 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पर भी ये 50 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री अक्षांश। अब देखिए 50 और 50 डिग्री जो अक्षांश पाए जाते हैं पृथ्वी पर, अर्थात ये भूमध्य रेखीय भाग है, 50 और 50 डिग्री जो अक्षांश पाए जाते हैं यह तापमान का अतिरेक होता है, ये ताप अतिरेक, ठीक है। यानी मध्य अक्षांश जो होते हैं 50 से 50 के बीच में मध्यवर्ती जो भाग होता है वहाँ तापमान सूर्य तप सबसे अधिक प्राप्ति होता है, सूर्य तप देख रहे हैं। और उसके बाद में अपन ध्रुव की ओर जो जो बढ़ते हैं तापमान जो है वो माइनस में होता चला जाता है, ठीक है ना। यानी माइनस में होने का मतलब यह है कि तापमान है वो घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ध्रुव की ओर जो जो जाते हैं तो वहाँ पे कमी होती चली जाती है। अभी सूर्य तप जो है वो यहाँ अधिक प्राप्त होता है, तो इसमें ये यदि मैंने अपनी लाइन देख रहे हैं तो ये सूर्य तप की या सौर विकिरण की है, और ये वाली लाइन यदि अपन देखें तो पार्थिव विकिरण की है, ठीक है। तो अब इसमें अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सौर विकिरण है ध्रुवों पर कम प्राप्त होता है, और 50 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में और भूमध्य रेखीय प्रदेश में सूर्य तप है, डायग्राम ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। और पार्थिव विकिरण जो है वो ध्रुवों पर ज़्यादा है और भूमध्य रेखीय प्रदेश में घट जाता है, फिर वापिस और बढ़ जाता है, 50 डिग्री के आसपास में उच्चतम शिखर पर होता है पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर तापमान जो है उसका बैलेंस बना रहता है। अब यहाँ अतिरिक्त क्यों है? क्योंकि सबसे अधिक तापमान आपको पता है कि 50 और 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में प्राप्त होता है, क्योंकि सौर विकिरण सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है, मैंने कल बताया था आपको कि करक और मकर रेखाओं के बीच में, करक और मकर रेखाओं के बीच में सूर्य का तापमान जो है वो प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी पृथ्वी सूर्य की जो आवासीय गति है इन रेखाओं के बीच में रहती है, ठीक है ना। इसमें मैंने ये भी बताया था कि 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 22 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी दिसंबर के महीने में, और 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको उत्तरी ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, इसको शीत अयनांत के नाम से पुकारा जाता है। ये टॉपिक भी अपने क्लियर कर लिया था। अगला बिंदु इसमें है ताप व्युत्क्रमण प्रभाव। अगला है तापमान का व्युत्क्रमण प्रभाव। ये बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बड़े काम आएंगे। फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक रहेगा उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तापमान व्युत्क्रमण, इसको यदि मैं तापमान विलोमता भी कहूं तो कोई बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। व्युत्क्रमण का मतलब है तापमान का विपरीत प्रभाव। विपरीत क्या होता है
कि अपन धरातल से मैंने अभी बताया जो जो ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान क्षोभमंडल में घटता है, माइनस होता है। जो जो ऊपर बढ़ते हैं तापमान घटता है। दर मैंने कल 2 बताई थी, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 दर पाई जाती है। इन 2 दरों के रूप में तापमान घटता है। लेकिन व्युत्क्रमण क्या होता है? व्युत्क्रमण होता है कभी कभार ये जो सिचुएशन पहली बन रही है ये तो बनती है, ठीक इसके विपरीत सेकंड सिचुएशन बनती है, अर्थात तापमान धरातल से ऊपर की ओर बढ़ने पर घटने लगता है। जो हम ऊपर जाएंगे तो बढ़ने पर, माफ कीजिए, बढ़ने लगता है, घटता तो है ही है, बढ़ने लगता है। जो हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो तापमान कभी कभार बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसको बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। हालांकि ये कंडीशन आंशिक होती है, इसमें शर्त यह है कि आसमान साफ होना चाहिए। कब इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है? पहली शर्त है कि आसमान तो साफ हो और दूसरा लंबी ठंडी रात हो, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। आसमान साफ सुथरा हो, हवा शांत हो और लंबी ठंडी रात हो। हवा का शांत होना भी जरूरी है, वरना तो वो क्या होता है कि जो अतिरेक है वो हवा उसको भर देती है, उस कंडीशन हवा शांत हो। ये 3 कंडीशन क्रिएट होती है, तब तापमान का व्युत्क्रमण प्रभाव देखने को मिलता है। व्युत्क्रमण अर्थात जो हम धरातल से ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, तापमान घटता है, लेकिन घटने की बजाय कभी कभार बढ़ता है, तो उसको हम तापमान का व्युत्क्रमण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कहाँ? अक्सर ये ध्रुवों पर अधिक देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुख्य रूप से यदि अपन देखें तो ध्रुव है, ध्रुवों पर यह दशा अक्सर नजर आती है, ध्रुवों पर यह दशा अक्सर नजर आती है, अर्थात ध्रुवों पर यह मुख्य रूप से देखा जाता है। ठीक है ना, बहुत अधिक बार देखा गया, ध्रुवों पर अक्सर ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर समय ठंड रहती है, और ठंड रहती है साथ साथ में तो धरातल से जो है उसके ठंडी वायु के संपर्क में धरातल से जो हवा आती है वो ठंडी हो जाती है, और ठीक इसके विपरीत जो है वो वहाँ की वायु है वो गर्म रह जाती है। तो ध्रुवों पर इस तरह की कंडीशन जो है कौन सी? व्युत्क्रमण की, वो अक्सर अधिक देखने को मिलती है। और भूमध्य रेखीय प्रदेश उनमें तो कभी कभार आंशिक रूप से कहीं कहीं नजर आता है, लेकिन ये शर्तें बहुत जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए। एक होता है तापांतर। चूंकि शब्द से पता चलता है तापांतर अर्थात तापमान का अंतर। अब अंतर कैसा? अंतर का मतलब है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो दैनिक और एक होता है वार्षिक। ये 2 ही महत्वपूर्ण अपन निकालते हैं, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। दैनिक में तापांतर में क्या होता है? दिन में उच्चतम तापमान दर्ज कर लिए जाते हैं। जब भी उच्चतम तापमान दिन का होता है वो दर्ज कर लिया जाता है। मुख्य रूप से ये 2 बजे बाद होता है, दिन में 2 बजे बाद उच्चतम तापमान दर्ज किए जाते हैं। और रात के समय न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाते हैं। ये अक्सर रात को 3 बजे बाद 4 बजे के आसपास में दर्ज किए जाते हैं। ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण बात है, रात को 3 बजे बाद और ये दोपहर 2 बजे बाद। ठीक है, अब ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान नोट कर लिए जाते हैं। जैसे उच्चतम तापमान मान लेते हैं कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड है दिन का, और यहाँ न्यूनतम तापमान अपन देखा मान लेते हैं ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, ये तापमान अपन ने देखा है। तो 42 और 22 में जो अंतर आता है दोनों का, वो कितने का आ गया?
20 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये दैनिक तापांतर कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापांतर कहलाता है, समझ गए? तो ये तो हो गया दैनिक। एक होता है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर जो है, इसमें क्या होता है? इसमें अपन यहां तो दिन का उच्चतम न्यूनतम करते हैं, इसमें वर्ष के सबसे गर्म दिन, ठीक है, सबसे गर्म दिन का तापमान, सर्वाधिक तापमान सबसे गर्म दिन का वर्ष में कब होता है उसको अपन अंकित कर लेते हैं। और यहां वर्ष की सबसे ठंडी रात ले लेते हैं, या सबसे ठंडा दिन भी हो सकता है, अक्सर रातें ही ठंडी होती है, तो रात का सबसे ठंडी रात का तापमान ये अंकित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अंतर जो होता है उसको अपन वार्षिक तापांतर के रूप में दर्ज करते हैं। इसमें महीना पूछते हैं कि किस महीने में सर्वाधिक तापमान पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो सर्वाधिक तापमान जो होते हैं अंकित किए जाते हैं, हालांकि अपन जाते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में जून सबसे गर्म होता है, लेकिन नहीं, अधिकतम तापमान जो है जुलाई में अंकित किए जाते हैं, ठीक है। और न्यूनतम तापमान है वो दिसंबर में ना होकर के जनवरी में अंकित किए जाते हैं। दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है। अधिकतम तापमान जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में, न्यूनतम तापमान जनवरी में दर्ज किए जाते हैं। दोनों का जो अंतर होता है उसको वार्षिक तापांतर कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अधिकतम तापमान अपन ने देखा है कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और न्यूनतम तापमान अपन ने देखा है कि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में है। तो ये माइनस का 15 डिग्री है, ये प्लस का 45 है, तापांतर कितना हो गया? प्लस 45 प्लस और माइनस 15, दोनों को यदि विपरीत है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर। मैंने प्लस क्यों किया है भाई? दोनों अलग अलग है तो प्लस क्यों किया? तापांतर प्लस क्यों हो गया? क्योंकि अंतर देखना है अपने को, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 60 का हो गया भाई। 45 तो ये ही ऑलरेडी, और उसमें ये माइनस में चला गया, तो 45 का अंतर तो ये हो गया, और माइनस में 15 डिग्री नीचे और चला गया, तो ये 15 इसमें प्लस हो जाएंगे, तो तापांतर कितना हो गया? 60 डिग्री का हो जाए। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री का तापांतर, ठीक है। तो -15 और माइनस प्लस 45, तो इस प्रकार से ये वार्षिक तापांतर दर्ज कर लिए जाते हैं। यदि अपन वार्षिक तापांतर की बात करें तो सबसे अधिक वार्षिक तापांतर है वो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक तापांतर पूर्वी यूरेशिया में दर्ज किए जाते हैं। कहाँ पे दर्ज किया जाता है सर्वाधिक तापांतर? पूर्वी यूरेशिया में। कितना? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है। कौन सा? वार्षिक, ठीक है ना। सबसे अधिक है पूर्वी यूरेशिया में दर्ज किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापांतर। थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने इसको चेक किया है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर यह है, यह 15 डिग्री दक्षिण से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, ठीक है ना। 15 डिग्री से 20 डिग्री, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भूमध्य रेखीय जो भाग होते हैं वहां पर कितना? 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर दर्ज किया जाता है। ये न्यूनतम है, ठीक है ना। तो न्यूनतम 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और उच्चतम जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर है वो दर्ज किए जाते हैं वार्षिक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारे पास में जितना सूर्य तप प्राप्त होता है उतना वापिस पृथ्वी के पास में जितना प्राप्त होता है, तो पृथ्वी उसको पुनः गर्म होकर के पार्थिव विकिरण के रूप में अर्थात दीर्घ तरंगों के रूप में वापस वायुमंडल में छोड़ देती है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में
अन्य टॉपिक के साथ फिर रूबरू होते हैं। तो आप देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए अच्छे वीडियोज है संपूर्ण कोर्स के साथ लेकर के उपलब्ध होते रहें। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और अन्य फर्स्ट ग्रेड में जैसे संसाधन भूगोल है, नगरीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनांकिकी है, सारे के सारे टॉपिकों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो आप ज़रूर देखें हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल। धन्यवाद।